नमस्कार, मैं इंदु मिश्र अग्रसर के मंच से लाइव हुई हूँ। विवाह पूर्व कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है, इस विषय को लेकर। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य श्रीमती वी कृष्णा जी। उनका बहुत बहुत अग्रसर के मंच पर स्वागत और अभिनंदन। आप सबों का भी स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि दर्शकों को ज्योतिषीय से जो जुड़ी भ्रांतियाँ हैं उन सबको हम लोग कैसे दूर करें। और इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है। लेकिन उससे पहले अतिथि से आपका एक बार पुनः परिचय करवा दें। नई दिल्ली रिसर्च स्कॉलर वी कृष्णा नारायण विगत 3 दशकों से ज्योतिषीय अनुसंधान में संलग्न रहती हैं। इस दौरान आपने ज्योतिष से जुड़े कई सारी भ्रांतियों को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया है। श्रीमती नारायण ज्योतिष आचार्य सहित ज्योतिषीय अलंकार भी हैं। आपने ज्योतिष शास्त्र पर कई सारी शोध पुस्तकें लिखी है जो काफी लोकप्रिय रही है। आपके लिखे पुस्तकों में ज्योतिष और अष्टांग योग, ज्योतिष और कृषि, मैं कौन हूँ, अनकही बातें आप भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप समाचार दैनिकों से नियमित तौर पर जुड़ी रहती हैं। आप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर आदि से संबद्ध रही हैं। इसके अलावा आप सहारा समय में बतौर पैनलिस्ट अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और बतौर कॉलमनिस्ट आपकी 250 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुकी है। आपका अग्रसर के मंच पर पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज का विषय है विवाह के क्या विवाह के पूर्व कुंडली मिलान आवश्यक है। तो विवाह के समय जन्म कुंडली मिलान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जैसे परफेक्ट जीवन साथी की चाह बन रही है वैसे वैसे इसकी अनिवार्यता भी बढ़ी है। आप इसे कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो आपका आभार कि अब ज्योतिष के अलग अलग आयामों से लोगों का परिचय करवा रही हैं, तो इसके लिए आपके साथ साथ अग्रसर के इस मंच का भी आभार। साथ में इस मंच से जुड़े तमाम आज व्यक्तियों का आभार कि उन्होंने ज्योतिष में अपनी मतलब जिज्ञासा जताई है और ज्योतिष को जानने की इच्छा लेकर वो इस मंच से जुड़े हैं। आज का विषय है कुंडली मिलान, शादी के पूर्व कुंडली मिलान। और परफेक्ट मैचिंग की बात आपने कही तो सही में माता पिता बहुत चिंतित होते हैं कि उनके बच्चे का एक बहुत ही अहम अध्याय शुरू होता है शादी के बाद से, तो उनकी चिंता भी उचित है कि उनके बच्चे का जो दाम्पत्य हो वो सुखमय रहे, उसमें कहीं से भी किसी प्रकार की कुछ भी बाधाएं ना उत्पन्न हो। बहुत माता पिता ऐसे होते हैं जिनके खुद के जीवन बहुत झंझावात भरे होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा जीवन तो जैसे तैसे बीत गया, अब हमारे बच्चे का जो जीवन है वह इस तरह के आंधी तूफान को ना झेले, वहां सब कुछ सुखद रहे, शुभ रहे। तो इसी कोशिश में वो हर प्रयास करते हैं। उसमें बहुत सारे कर्म कांड भी शामिल हो जाते हैं और उसमें कुंडली मिलान भी शामिल हो जाता है, वह उससे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुंडली मिलान की जब बात आती है तो ज्योतिष में जिस तरीके से कुंडली मिलान के नाम पर अष्टकूट मिलान को ही कुंडली मिलान समझ लिया जाता है, वह सही नहीं है। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर एक छोटे से एक कुंडली मिलान के एक छोटे से हिस्से को, जो अष्टकूट मिलान है, सही में अष्ट इसलिए कहा जाता है कि उसमें 8 चीजें हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे। उसके आधार पर ही उस संपूर्ण कुंडली का मिलान समझ लेना, यह मतलब भ्रम में डालने वाली बात हो जाती है। क्योंकि अब जैसे जो ज्योतिष को जानते हैं थोड़ा भी, वह समझ जाएंगे कि कुंडली मिलान क्या होता है। अष्टकूट मिलान के साथ बहुत व्यापक है वह विषय, लेकिन जो लोग ज्योतिष से थोड़े भी परिचित नहीं हैं, उनके लिए तो ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी जो तथाकथित बाजारवाद के प्रभाव में आकर जो ज्योतिषी बने हैं,
वह अष्टकूट मिलान को ही संपूर्ण कुंडली मिलान कह के बोल देते हैं और लोग विश्वास करते हैं उन पर। बात भरोसे की हो जाती है कि नहीं, पंडित जी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं तो शादी नहीं हो सकती है, इतने गुण मिलने चाहिए। उसमें देखिए, जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि ज्योतिष जब कुंडली मिलान की बात कर रहा है तो कहाँ से उसकी बात की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि ऋग्वेद से ही ज्योतिष का वर्णन मिलता है, तो उसकी चर्चा कहाँ से शुरू हुई? क्या ऋग्वेद में है? क्या वेदों में उसकी चर्चा है? तो नहीं है। यहाँ तक कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के आरंभ तक कुंडली का वर्णन मिलता है, लेकिन कुंडली मिलान करके शादी का वर्णन नहीं मिलता है। और रामचरितमानस में तो मतलब सीता जी की कुंडली का, राम जी की कुंडली का या उनके भाइयों की कुंडली का, चारों भाइयों की कुंडली का, सबका वर्णन है। लेकिन शादी स्वयंवर के द्वारा हो रही है ना, वहाँ शादी में स्वयंवर हुआ है, वहाँ कुंडली मिलान की बात नहीं है। सारी चीजों की बात है। शादी के जो मुहूर्त है उस मुहूर्त की चर्चा है। शादी के पहले सीता जी की कुंडली की चर्चा है कि वह कैसी है, राम जी की कुंडली की चर्चा है वह कैसी है, लेकिन कुंडली मिलान की चर्चा नहीं है। वही बात द्वापर में भी है, वहां भी शादियां जो है वह स्वयंवर के द्वारा हुई है। तो यह, और मनु स्मृति में भी कुंडली मिलान करके कुंडली मिलान की चर्चा नहीं है। नारद पुराण में इसका संक्षिप्त परिचय आके हमको पहली बार मिला कुंडली मिलान का। कुंडली मिलान के नाम पर अष्टकूट मिलान का जो वर्णन मिला वो पहली बार थोड़ा सा नारद पुराण में मिला। तो कब से आरंभ हुआ कुंडली मिलान करना, और कुंडली मिलान में सिर्फ अष्टकूट मिलान को ही संपूर्ण कुंडली मिलान समझ लेना, इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है कि कब से यह धीरे 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 बाजार का हिस्सा बनता चला गया और लोग के मतलब मन से लोग के मन को प्रभाव में लेने लगा। इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं मिली है अभी तक। अष्टकूट मिलान को भी आप थोड़ा दर्शकों को बतलाएं तो, जैसे मुझे तो समझ में नहीं आया। जी, हम अभी अब नारद पुराण में थोड़ी सी जो उसकी चर्चा है अष्टकूट मिलान की, तो अब हम वहीं पर आते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा कि अष्टकूट नहीं समझ में आता है कहने से। लोग कुंडली मिलान बोलते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो बता देते हैं इतने गुण मिल गए, शादी कर लो। असल में वो गुण मिलान का जो आधार है वो अष्टकूट कहा जाता है उसको, और उसमें 8 चीजें आती हैं। वर्ण, सबसे पहला वर्ण, और उनके जो उनका मतलब क्रम है, उसी क्रम से उनको नंबर दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं। जैसे वर्ण है, कुंडली में वर्ण मिलान उसको 1 नंबर, वश्य मिलान उसको 2 नंबर, तारा मिलान उसको 3 नंबर, योनि मिलान उसको 4 नंबर, ग्रह मैत्री उसको 5 नंबर, गण मिलान उसको 6 नंबर, भकूट मिलान उसको 7 नंबर और नाड़ी मिलान उसको 8 नंबर। और इस सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 को जब हम जोड़ेंगे इन अंकों को तो हो जाते हैं 36। तो इसका आधा कर देते हैं ज्योतिषी लोग कि 18, कम से कम 18 गुण मिल गए तो ठीक है, 18 के आगे जाएगा कम होगा तो मुश्किल है, 18 के आगे जितना चला जाए वो उतना बेहतर होता चला जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये जाने कि ये जो वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट और नाड़ी है, इसमें से 4 जो है वो संभावित वर और वधू के राशि के आधार पर मिलाया जाता है कि उनकी राशि क्या है, और उस बाकी के 4 जो है 4 वो उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर। तो जन्म राशि के आधार पर और जन्म नक्षत्र के आधार पर इन 8 का वर्गीकरण किया गया है। इसमें से बहुत सारे माता पिता आजकल जो आते हैं यहाँ हमको जो देखने मिल रहा है कि बाकी सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, भकूट अगर नहीं मिल रहा है तो 40-40 वर्ष की लड़कियां अविवाहित हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका भकूट मिलान नहीं हो पा रहा है। तो उनकी भी मन स्थिति वही है कि वो बाकी की चीजों की जानकारी ही उनको नहीं है। अब इसमें चूंकि भकूट और नाड़ी है, ये भकूट 7 अंक उसके पास है और नाड़ी के पास 8 अंक है, तो सबसे ज्यादा अंक वाला यह है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। भकूट में यह मतलब लड़का और लड़की दोनों के राशि के आधार पर यह मिलान किया जाता है।
अब कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों का जो जन्म राशि है वह एक दूसरे से 2-12 नहीं होने चाहिए, 6-8 नहीं होने चाहिए या 5-9 नहीं होने चाहिए। अर्थात इसमें भी क्लॉज है, इसमें भी एक ये मतलब ये स्टेटमेंट है, इसका पार्ट ए है, इसका सब क्लॉज है कि वधू की जो राशि है, संभावित वधू की जो राशि है वह अपने संभावित वर के राशि से दूसरे स्थान में नहीं होने चाहिए, या फिर संभावित वर की राशि से 6ठे स्थान में नहीं होना चाहिए, या फिर संभावित वर की राशि से 5वें स्थान में नहीं होना चाहिए। अगर ठीक इसके विपरीत स्थिति है, अगर संभावित वर की राशि संभावित जो वधू है उसकी राशि से दूसरी है, या उसकी राशि से छठी है, या उसकी राशि से 5वीं है, तो उस शादी को किया जा सकता है। मतलब सिर्फ वधू लड़की की राशि देखनी है उसमें कि वो लड़के की राशि से दूसरी राशि नहीं है। मतलब कि अगर इसको उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 2-12 का मतलब हो गया कि मेष राशि में होना और एक उसके 12वें स्थान में जाके दूसरी हो जाना, तो मेष राशि और मीन राशि एक दूसरे से 2-12 में, मीन से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो एक हो गया मीन, दूसरी राशि मेष, तो वो एक से दूसरी वो 2 हो गया, और मेष से जब गिनेंगे तो वो मीन तक हम 12 राशि हो जाएगा, 12वां राशि, 2-12, इसी तरह 6-8 और 5-9। यह नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा होने से भावनात्मक जो संबंध है वह कमजोर होता है, दोनों के बीच आगे चल के वो परेशानी होती है। लेकिन ऐसा ये मतलब शोध हम लोगों का किया हुआ है कि इसमें कुछ ये आधा अधूरा है, एक जनरल प्लेन स्टेटमेंट है, इसको जब तक बाकी अन्य चीजों के साथ, और वो चीजें क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे, उसके साथ जब तक नहीं मिलाकर जानेंगे तब तक यह ऐसे ही है, भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है। हाँ, इसमें नाड़ी मिलान जो है उस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी मतलब मेरा शोध है, यह प्रकाशित शोध है कि नाड़ी मिलान को जब, और इसका सूत्र हमको नारद पुराण से ही मिला, क्योंकि नारद पुराण में सूक्ष्म नाड़ी दोष की चर्चा है, और वह सूक्ष्म नाड़ी दोष जैसे नक्षत्र के आधार पर नाड़ी दोष चयन किया जाता है कि दोनों की नाड़ी आद्या, मध्य और अंत 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, तो दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, दोनों की नाड़ी भिन्न होने चाहिए। तो लेकिन उसके अंदर भी जाने की सलाह नारद पुराण में मिली, वह सूत्र मिला और वह बहुत काम किया हमको। वह मतलब गर्भाधान संस्कार, क्योंकि अपने यहाँ विवाह भी 16 संस्कारों की बात की गई है ना, जिसमें विवाह भी एक संस्कार है और उसी तरह गर्भाधान संस्कार है। तो बच्चे हमारे जेनेटिकली इल बच्चे जो आ रहे हैं उसको देखने का एक बहुत ही सूक्ष्म यंत्र है यह नाड़ी दोष, कि बच्चे वैसे तो नहीं आएंगे, तो बच्चे जो संतति हमारी आने वाली संतति है उनके स्वास्थ्य का परीक्षण नाड़ी दोष से हो जाता है। तो यह बहुत सूक्ष्मता से अवश्य देखना चाहिए। नाड़ी दोष नहीं, सूक्ष्म नाड़ी दोष। बहुत बार होता है कि नाड़ी दोष नहीं होता है, लेकिन हम उसके एक स्टेप आगे, उसके जब हम अंदर जाते हैं, एक लेयर को हटा के दूसरी परत में जाते हैं, तो हमें वहां सूक्ष्म नाड़ी दोष मिलता है। तो उसको अवश्य देखना चाहिए, और उसके लिए एक तालिका बनाई जाती है नक्षत्र के चरण की। जैसे हर 27 नक्षत्र है और हर नक्षत्र के 4-4 चरण हैं, तो कुल मिला के 108 चरण है। तो उसमें कुछ नक्षत्र है जो द्विपाद है, कोई नक्षत्र है जो त्रिपाद है, कोई नक्षत्र है जो चतुर्थ, चारों पद है जिसमें, जैसे कि केतु का नक्षत्र है उसके पास वो अश्विनी है, वो चारों पद एक ही राशि में है। भरणी है, सूर्य का नक्षत्र है, उसके चारों चरण एक ही राशि में है। केतु का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, ये एक ही राशि में है। शुक्र का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र जब हम लेते हैं कृतिका, भरणी का वो स्वामी शुक्र है। जब हम कृतिका लेते हैं तो वह उसकी एक चरण, 3 उसके चरण बट जाते हैं, अलग अलग राशियों में चले जाते हैं। एक चरण रह जाता है मेष में और दूसरा 3 चरण आ जाते हैं उसके वृषभ में। उसी तरह से एक चरण रह जाता है सिंह में, 3 चरण चला जाता है कन्या में, और
फिर तीसरा एक चरण रह जाता है धनु में और 3 चरण चला आता है मकर में। फिर मंगल है, वह द्विपाद नक्षत्र है, उसका 2 चरण एक राशि में, 2 चरण दूसरी राशि में चला जाता है। उसी तरह से बृहस्पति है, जो जिसका 3 चरण रह जाता है एक राशि में और 1 चरण चला जाता है दूसरी राशि में। तो यह जो अगर वर वधु दोनों हैं संभावित, उनका यह देखना होता है उसमें कि उनके नक्षत्र क्या है, क्या चतुर्थ पाद में चारों पद वाले नक्षत्र वाले हैं, त्रिपाद नक्षत्र वाले हैं, द्विपाद नक्षत्र वाले हैं, और उसके आधार पे वहां तालिका बनाई जाती है और उसमें वह देखा जाता है कि, और उसमें वो आरोह और अवरोह इस तरीके की वो तालिका होती है। उस तालिका में वो आरोही और अवरोही क्रम में उनको देखा जाता है। तो वह अवश्य देखा जाना चाहिए। उसकी विस्तार से चर्चा इतने छोटे समय में नहीं की जाती। हम लोग आराम से कभी एक दिन उस पर भी चर्चा रखेंगे कि वो कैसे बनाई जाती है तालिका, और क्योंकि सब लोग उसको स्वयं से जान ले, उसके लिए परेशान ना हो कि हमें कहाँ जाना है, या फिर नारद पुराण को रेफर कर ले। नारद पुराण को लोग जाके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, वहां उनको वो सूक्ष्म नाड़ी दोष मिल जाएगा। और जब भकुट मिलान और नाड़ी मिलान के बाद नारद पुराण में एक और जो चीज मिली, वह मिला कि वहां जैसे दोनों की राशि और नक्षत्र, मतलब शादी मध्यम है, उत्तम है, या प्राण संकट उत्पन्न करने वाला, ये 3 चीजें और मिली नारद पुराण में। और वहां यह मिला कि दोनों की राशि और नक्षत्र भिन्न है तो उत्तम शादी है, राशि भिन्न है लेकिन नक्षत्र एक है तो मध्यम विवाह है। जैसे कि मंगल का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र, बृहस्पति का नक्षत्र, यहाँ 3 ही ग्रह के नक्षत्र आएंगे जिसमें राशि भिन्न होगा लेकिन नक्षत्र एक मिल सकता है हमको। कृतिका मिल सकता है, धनिष्ठा मिल सकता है, और जैसे पुनर्वसु मिल सकता है। इस तरह से सिर्फ इन 3 ग्रह के नक्षत्र ही हमको मिलेंगे, तो वह मध्यम है। और एक ही राशि और एक ही नक्षत्र अगर है दोनों का, तो वो प्राण संकट उत्पन्न करने वाला, या उस विवाह को कहा गया है कि ऐसी विवाह को नहीं करना चाहिए। तो इस पर जब मैंने सोचना शुरू किया गया कि ऐसी बातें क्यों कही गई, तो बहुत ही स्पष्ट जो पिक्चर निकल कर आया, बहुत ही मतलब स्पष्ट जो तस्वीर निकल कर आई, वह यह कि एक ही राशि और एक ही नक्षत्र दोनों का यदि है, लड़के और लड़की दोनों का, इसका मतलब कि दोनों की दशा एक चल रही है, और एक ही समय में एक ही दशा दोनों की यदि चल रही है, तो मतलब समान ऊर्जा का प्रवाह एक साथ हो रहा है, और उसका वह एक दूसरे अगर संबंध कुंडली में, या मतलब उसके आगे की चीजें जो हमें स्पष्ट हुई जानने से कि वह क्यों एक ही जो है, तो उसका जो संकेत सूत्र जो आगे मिला वो फिर पराशर में जाके मिला। पराशर हो रहा शास्त्र में, वहां पर वह कहते हैं कि सिर्फ ये, यहाँ तो ये वर वधू के लिए आ गया, परिवार में किसी भी सदस्य का, अगर परिवार में 2 सदस्यों की एक ही दशा चल रही है, तो उसके लिए पराशर ने परिहार बताया है कि उसकी ग्रह वो शांति करवानी चाहिए। क्योंकि कुंडली में हो सकता है कि एक की दशा अच्छे भावों से कनेक्ट कर रही हो, एक की दशा अशुभ भावों से कनेक्ट कर रही हो, या दोनों की दशा अशुभ भावों से कनेक्ट कर रही हो, दोनों की दशा शुभ भावों से कनेक्ट कर रही हो। शुभ भावों से कनेक्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन दोनों की दशा यदि एक की शुभ और एक का अशुभ है, दोनों का यदि अशुभ भाव से कनेक्ट कर रहा है, तो वैसे में एक का जो ऊर्जा है वो दूसरे के ऊर्जा को वो उसको निगेट करेगा। तो उस निगेशन से बचने के उसका पराशर होरा शास्त्र में बहुत ही एक ग्रह शांति अध्याय ही है कि उसके लिए हवन करना, स्वयं करना है, किसी से किसी अन्य के द्वारा नहीं करवानी है, स्वयं ही करना है हवन। और उसका लिए कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है। मान लीजिए कि बुध की दशा चल रही है, परिवार में 2 सदस्यों की, 2 व्यक्तियों की, किसी की भी, पिता पुत्र का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, या फिर चाचा भतीजे का हो सकता है, अगर
अपने यहाँ तो संयुक्त वो परिकल्पना वो संयुक्त परिवार की है ना, किसी का भी अगर 2 चल रहा है तो जिस भी ग्रह की वो दशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र लेकर और उस ग्रह से संबंधित जो समिधा है वह लेकर स्वयं से कम 42 दिन तक नियमित वो हवन कर लेना है घर में। तो यह उसका ग्रह शांति के लिए कि वह एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाए प्रॉपर, उसका एक दूसरे को निगेट नहीं करे बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। और हमको उस एनर्जी को ये नहीं मतलब वहाँ यह सलाह नहीं दी गई है कि हम उस एनर्जी का दमन करना है, नहीं, उसका शमन करना है, उसको शांत करना है। दोनों साथ ही रहे लेकिन एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जो हानि पहुंचाने वाली जो भावना है उसमें निहित वह उसका शमन हो जाए और दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। तो उसका निदान भी वह दिया गया है। इसके साथ साथ अब अष्टकूट के बाद ज्योतिष क्या सलाह देता है, यह तो आधी अधूरी बात है सिर्फ अष्टकूट के नाम पर, संपूर्ण कुंडली मिलान को समझना। ज्योतिष जो है आरोग्य और आयु पर बहुत ज्यादा बल देता है। इसके बाद शादी के बाद संतान की क्या स्थिति है, होगी या नहीं होगी, तो क्या वो जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ आएगी या फिर अच्छी संतति आएगी जो कि अपने पिता से सवाया होकर आएगा, मान सम्मान बढ़ाने वाला आएगा, परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आने वाला आएगा। उसके बाद दोनों जो लड़का और लड़की है उनकी शादी, क्या शादी के बाद परिवार में के भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला होगा, इसको देखना। भूमि, वाहन, आजीविका, इसके साथ साथ शत्रु आदि पर भी बारीकी से विचार करने की सलाह ज्योतिष देता है। और इन सब को देखने के साथ देश काल परिस्थिति सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष, इसके ऊपर मेन फोकस फिर इसकी तरफ ज्योतिष का जाता है कि इसको नहीं छोड़ेंगे आप, कि आप किस परिस्थिति में हैं, कौन से समय में हैं, इस समय क्या, इसको तो इस तरह से संपूर्णता और समग्रता में देखना है। क्योंकि जब तक हम यह देखेंगे नहीं, इसके लिए कुंडली में जैसे कुंडली का प्रथम भाव दोनों का और सूर्य और चंद्र, वह देखना है कि दोनों की का शारीरिक जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कैसी है दोनों की। पंचम पंचमेश को देखना है कि दोनों की वह संतति के लिए और मेंटल इंक्लिनेशन के लिए। और इसके साथ साथ सप्तांश कुंडली को, जब संतति को देखेंगे तो हम सप्तांश कुंडली को देखेंगे, और जब हम मेंटल इंक्लिनेशन को देखेंगे तो हम D30 को देखेंगे। इसके साथ दोनों की का आपसी भावनात्मक संबंध कैसा रहेगा, तो हम चंद्रमा की स्थिति से, चंद्रमा से सप्तम सप्तमेश को देखेंगे और जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली में भी देखेंगे। दोनों के दाम्पत्य में रस कितना रहेगा, नीरस रहेगा या रसमय रहेगा, शुक्र को देखेंगे। विवाह का कारक भी है और रस का कारक भी है, दाम्पत्य में रस कितना रहेगा, तो शुक्र के साथ साथ शुक्र से सप्तम सप्तमेश को देखेंगे। द्वादश स्थान को देखेंगे कि हमारे जो दाम्पत्य सुख है, कभी कभी दो व्यक्तियों की शादी तो हो जाती है, वह समाज में सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं, परिवार में सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो दोनों एक कमरे में, एक छत के नीचे एक कमरे में होते हैं ना, तो दोनों में वो कुत्ते बिल्ली जैसा संबंध हो जाता है। उसके लिए द्वादश भाव को देखना है और द्वादशेश को देखना है। और जन्म कुंडली और नवांश कुंडली, नवांश कुंडली को नहीं छोड़ेंगे। शादी दाम्पत्य को जब देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को जब देख रहे हैं, तो इस तरह से जब चीजों को देख के चलेंगे और तब कुछ निर्णय लेंगे, वह फिर फली जो सही मायने में कहते हैं कि वो सही आकलन होगा, सही निर्णय तब लिया जा सकेगा। क्योंकि ज्योतिष क्या है, यह भविष्य कथन नहीं है कि आपके भविष्य के बारे में बता रहा है, बल्कि ज्योतिष है कि जीवन के प्रति मतलब आपका दृष्टिकोण बदले, एक सम्यक दृष्टिकोण आए, वहां पर कोई दृष्टि दोष ना रहे। उस हर प्रकार के दोष, मतलब वो हर प्रकार के तमस, हर प्रकार के अंधकार को दूर करना और वहां से निकाल के आपको शुभ्र धवल प्रकाश में ले आना। और
तो हमको क्या करना चाहिए? इसके सही उपयोग और सही जानकारी के बाद इसके सही उपयोग से सुखी दाम्पत्य की नींव तभी हम डाल सकते हैं ना, जब इसकी सही जानकारी हमारे पास होगी। तो वह जरूर लेनी चाहिए इसकी सही जानकारी। जो आपने राशि की बात कही, वो राशि जैसा मुझे सुनने को मिला है कि जैसे एक भाई बहन की भी एक राशि और एक लग्न होने से या फिर एक वो अपने नक्षत्र में होने से उस पे भी कुछ दोष आता है क्या? जी जी, वही जो कहा ना कि एक ही राशि है और अगर एक ही नक्षत्र भी है, अगर एक राशि है लेकिन 2 नक्षत्र है, जैसे एक राशि में 3 नक्षत्र आ जाते हैं, मान लीजिए मेष राशि है तो उसमें केतु का नक्षत्र भी आ गया, शुक्र का नक्षत्र भी आ गया, सूर्य का नक्षत्र भी आ गया, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अगर नक्षत्र 2 हैं दोनों के, इसका मतलब दोनों की दशाएं भिन्न चल रही हैं, तो फिर वो ठीक है। लेकिन अगर दोनों का नक्षत्र भी एक है, राशि भी एक, नक्षत्र भी एक, मतलब दोनों की दशाएं भी एक ही चल रही हैं और आगे आने वाले समय में भी चलेंगी, तो उस दशा का आकलन दोनों की कुंडली से करना है कि वह क्या संकेत दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक की कुंडली में बहुत आगे बढ़ने का योग है, बहुत ही मतलब फेनोमेनल राइज का संकेत है, लेकिन दूसरी की कुंडली में जो है बहुत थोड़ा दबा हुआ है। तो यह जो दबा हुआ है उस फेनोमेनल राइज में, यह जो एनर्जी का जो एक दूसरे से टकराव होगा एक फ्लो एक ही जगह पे, वह बाधा उत्पन्न करेगा। अपने ही घर में अनजाने में वो बाधा नहीं चाहते हुए भी वो उत्पन्न होंगी। तो उसके परिहार के लिए वही पराशर होरा शास्त्र में बहुत ही व्यापक से वो ग्रह शांति अध्याय ही है। ग्रहों से संबंधित श्लोक दिए गए हैं, वहां मंत्र दिए गए हैं। अगर वह मंत्र क्लिष्ट लगता है तो ग्रह से संबंधित बहुत सारे सुगम मंत्र भी हैं, वह ले लेना है, या फिर नवग्रह मंत्र ले लीजिए, उसको लेके और स्वयं से ही उसके परिहार के लिए कम से कम 42 दिन एक ही स्थान पर बैठकर हवन करना। ये भाई बहन के मामले में भी क्या? जी जी जी, चाहे भाई बहन है, चाहे जी भाई बहन के मामले में भी, या माता पिता हैं, या फिर पति पत्नी है, कोई भी है घर में, किसी भी व्यक्ति की, अगर चाहे वो भाई बहन है उनकी एक दशा चल रही है, पति पत्नी है उनकी एक दशा चल रही है, माता पिता की एक दशा चल रही है, यहाँ तक कि चाचे भतीजे की एक दशा चल रही है, तो भी एक ही परिवार के सब अंग है ना, तो उसके लिए दोष परिहार किया ही जाए। वो वही सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक यही है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दूसरे को बाधित नहीं करे, बल्कि सामंजस्य से स्थापित हो जाए दोनों में, और दोनों एक ही साथ रहें लेकिन वो सामंजस्य स्थापित हो जाए। ये तो प्रभु नारायण जी लिख रहे हैं कि बहुत विशद व्याख्या, आपने बहुत सी भ्रांतियां दूर कर दी, आपका बहुत आभार। नीतू मिश्रा जी लिख रही हैं ज्ञानवर्धक, और निमिषा जी पहले ही आपके लिए बहुत कुछ लिख रही हैं, और विष्णु पद योगा से भी है कि प्रद्युम्न मिश्रा का शायद उन्होंने दिया था, प्रद्युम्न मिश्रा, और बच्चे का पिछली बार भी उन्होंने दिया था। अच्छा, वो एक छोटे बच्चे का शायद, हाँ, लेकिन उसमें वो प्रश्न नहीं था, तो उनको कहिए कि वो प्रश्न दे देंगे ना, तो नहीं, वो उन्होंने क्या जानना चाहते, क्योंकि कुंडली में हाँ जी, इस बार वो काल सर्प योग के बारे में जानना चाह रहे हैं, पितृदोष के बारे में। अच्छा, हाँ, काल सर्प दोष के बारे में यदि जानना चाह रहे हैं तो बगैर कुंडली देखे, उनको भी देखने की जरूरत नहीं है। वो ये दिमाग से निकाल दे कि काल सर्प दोष कुछ होता है, यह होता ही नहीं है। ज्योतिष इसकी चर्चा नहीं करता है। वो तो ज्योतिष को जब बाजार में परिवर्तित जो तथाकथित जो ज्योतिषी हैं करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं, उसमें काल सर्प दोष है तो उसकी चर्चा हटा दे। रही बात पितृदोष की,
तो आप वो डिटेल हमारे पास है। उन जो छोटे बच्चों का ना, अभी 4-5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रही हैं आप ना? हाँ हाँ। वो हम देख लेंगे कि उसमें है कि नहीं। पितृदोष में उसका देख लेंगे कि वो क्या स्थिति है, सही में वो चीजें हैं कि नहीं। और उसके जो परिहार हैं वह भी बहुत मामूली से हैं, स्वयं से करने की चीजें हैं। और उसमें कुछ मतलब हम देख लेंगे, फिर परिहार की भी बात कर लेंगे हम लोग। और स्वयं से ही करनी है, किसी और से नहीं करवानी है। किसी भी तरीके का परिहार स्वयं से ही करना होता है। अच्छा, ये 36 गुण मिलने की जो बात होती है, सब लोग कहते हैं 36 गुण शादियों में मिलान की जो बात होती है, वो क्या होता है? जी, वही अष्टकूट में जो है ना, वर्ण, वस्य, योनि, तारा, ये जो है गण, भकूट और नाड़ी, सबको एक एक अंक दिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, और 1 से लेके 8 तक अंक दिए गए हैं, और उसको जोड़ के वो 36 हो जाता है। तो उस 36 में से कहते हैं कि 18 गुण मिल गए तो बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए ना, यहाँ तो जब 36 में से 36 गुण अगर मिल जाएंगे, तो आजकल तो ईगो इतना ज्यादा है, दोनों काम काजी हो गए हैं ना बच्चे। तो हम उस परिस्थिति को अगर भूल जाएंगे और 36 का 36 गुण मिला जाएंगे, तो क्या वो उस ईगो को, वो जो ईगो क्लैश होगा, उसको संभाल पाएंगे? तो उसी के लिए उस 36 गुण में से भले ही 12 ही गुण क्यों ना मिले, 13 ही गुण क्यों ना मिले, 11 ही गुण क्यों नहीं मिले, अगर कुंडली में द्वादश भाव, कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का सप्तम भाव, जन्म कुंडली का, नवांश कुंडली का, और कम से कम आगे तक 20 वर्षों तक चलने वाली दशा, यदि यह सब आपको अच्छा संकेत दे रही है, तो इसमें से गुण को आप भूल जाइए। कितने भी गुण मिले, वहां से अच्छा संकेत है तो आप उसका चुनाव कीजिए, न कि सिर्फ इस गुण के आधार पर पूरा निर्णय लीजिए। अच्छा, ये 3-4 पॉइंट को आप मिलान कर लीजिए तो उससे रास्ता निकल जाएगा। हाँ, कुंडली में शादी के लिए, क्योंकि वैवाहिक दाम्पत्य उनका कैसा रहेगा, तो उसके लिए खुद स्वस्थ रहेंगे क्या, खुद की आयु कैसी है, या फिर दाम्पत्य जो कहे ना, परिवार के लिए हम मतलब पति पत्नी के रूप में हम परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बंद कमरे में हम दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। तो उसके लिए हमारा 12वां भाव, जन्म कुंडली का और नवांश कुंडली का, संतति कैसी होगी, तो पंचम भाव। और क्योंकि आजकल दोनों प्रोफेशनल हो गए हैं, तो नवांश कुंडली के साथ साथ दशांश कुंडली का लगन और दशम, और जन्म कुंडली का दशम, कि दोनों की आय कैसी रहने वाली है, आगे कम से कम 20 वर्षों तक क्या दोनों स्वस्थ रहेंगे, दोनों की आय का समुचित स्रोत बना रहेगा, तो वह देख लेंगे। और जब लड़कियों की कुंडली देखेंगे, तो उसमें अष्टम भाव पर थोड़ा ध्यान दे देंगे, क्योंकि आजकल जो लाइफ स्टाइल जिस तरीके से लोगों का होता जा रहा है, लड़कियों का, उनमें उसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो कुंडली में चंद्रमा यदि जल तत्व राशि में है, जिस भी लड़की की कुंडली में चंद्रमा यदि जल तत्व राशि में है, तो उसके साथ साथ अवश्य उसका अष्टम, अष्टमेश और मंगल को देख लीजिए, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का विश्लेषण जो रजस्वला उसको, ऋतु चक्र को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से जब चीजों को मिलाकर देखेंगे, तो सही मायने में आप सुखी और सुखद दाम्पत्य की नींव डालेंगे। अच्छा, एक बात और भी समझने वाली बात है कि अगर किसी की मान लीजिए पति की आयु ज़्यादा है, वो लंबे उम्र की के व्यक्ति हैं वो, और पत्नी के कुंडली में अगर वैधव्य योग लिखा हुआ है, तो फिर क्या उससे क्या हो जाएगा, उसके पति पे क्या संकट आ जाएगा? वैधव्य योग जब लिखा गया था तब वह कोई और काल था। अभी हम लोगों ने जब इस पर वैवाहिक जीवन पर जब पूरा वो मतलब मैरिज, चिल्ड्रन
इस पर जब शोध करना शुरू किया तो उसका बिल्कुल ही अलग मायने निकल कर आया। हम लोगों को बहुत सारी कुंडलियों में वो योग दिखता चला गया, लेकिन उसका परिणाम क्या मिला? उसका परिणाम मिला कि दोनों प्रोफेशनल थे, लेकिन प्रोफेशनल जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलगाव हो गया था, दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे। बहुत सारे ऐसे मिले जो सिर्फ उनका मिलना एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में एयरपोर्ट पर हो रहा है, बस उतने समय के लिए मिले फिर अलग हो गए। तो पति के साथ वैधव्य वहां मतलब अलगाव, वो अलगाव जो हो रहा है आजकल इस तरीके से। तो देश काल पात्र के हिसाब से, समय के हिसाब से चीजों को यदि हम मॉडिफाई नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें वही प्लेन जनरल प्लेन स्टेटमेंट हो जाएगा कि वह योग दिख रहा है तो वह डरने वाली बात नहीं। नहीं नहीं, वो यह अलगाव है कि अपने प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दोनों एक दूसरे से हो सकता है कि दोनों को अलग रहना पड़े। कई कई बार सुनने को मिलता है कि उसके कुंडली में सौभाग्य योग है तो उसके कुंडली में ये योग है, तो फिर एकदम डरा के रखते हैं। और स्वाभाविक है कि लोग डर ही जाएंगे इन सब चीजों को जब सुनेंगे। तो हर आदमी बिल्कुल तो अपने जीवन में कुछ अच्छा ही चाहता है, वो तो बुरा चाहता नहीं है। तो ये सब चीज तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल डरा डरा के रखते हैं, ज्योतिष वगैरह की इस तरह से। अब हस्त रेखा को ही लेकर चलते हैं तो कहते हैं कि ये रेखा छोटी हो गई तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत डर का एक माहौल लोगों ने बना कर रखा है ज्योतिष के नाम पे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आधी अधूरी जानकारी, वो खतराए जान वाली बात होती है ना, नीम हकीम खतराए जान, वही है। थोड़ा सा कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ उस पर रिसर्च नहीं किया, खुद से कुछ जाने बगैर बस वही प्लेन स्टेटमेंट कहीं देख लिया और उसी को देना शुरू कर दिया। परिणाम क्या होता है कि उस सुन के कि अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, और वो मन वैसा मतलब हमारे सब कॉन्सियस में जो वो चीजें चलती रहती हैं तो धीरे धीरे हमारे वो शरीर को वो रुग्ण करती चली जाती हैं। लेकिन ज्योतिष इस तरीके से बात नहीं करता, वह कलेक्टिव डेस्टिनी की, इंटरलिंक्ड डेस्टिनी की बात करता है। वह कहता है कि यदि जैसे कभी कभी आप देखेंगी इसको मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत मेजर एक्सीडेंट के बाद कोई आदमी बच जाता है और बहुत माइनर एक्सीडेंट होता है और कोई आदमी मतलब जीवन को विदा कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो इंटरलिंक्ड डेस्टिनी है, कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस समय मेजर एक्सीडेंट के बाद भी यदि कोई आदमी वहां से वापस निकल के आ रहा है, इसका मतलब उस समय उसके परिवार में उसके माता, उसके पिता, उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके बंधु, उनकी कुंडली में उसके साथ वियोग का योग नहीं लिखा हुआ है। तो उधर से जो खिंचाव है, वह जो एनर्जी है, वह उसको वापस लेकर आती है। तो जब तक हम सबको मिलाकर नहीं देखेंगे, प्लेन स्टेटमेंट देके समाज को एक मनोरोग की तरफ ले जाएंगे, भय की तरफ ले जाएंगे। ज्योतिष ऐसा नहीं। शादी और भी एक हमेशा मन में बात आती है, वो रखती हूँ कि अधिकांश अभी का जो समय चल रहा है लगभग लोग कुंडली मिलान कर ही रहे हैं। फिर भी तो शादियां इतनी टूट रही हैं, इतने तनाव में लोग रह रहे हैं। तो उसका क्या वजह है? उसका वजह वही कि हम उस समय उस परिस्थिति का एक व्यवहारिक पक्ष देखना भूल जाते हैं। हम उस जो वातावरण है उसको देखना भूल जाते हैं। हम शादियां तो हो रही है, कुंडली मिलान करके हो रही, लेकिन कुंडली मिलान कैसे हो रहा है? अष्टकूट मिलान कोई पूरा कुंडली मिलान समझ लिया जा रहा है? हम यह जानने का प्रयास करें कि उसमें संपूर्णता और समग्रता में कितनी कुंडलियां मिल रही हैं। संपूर्णता और समग्रता में कहने का मतलब कि कुंडली के अष्टकूट के साथ संपूर्ण कुंडली के भावों का मिलान, दशा को देखना और साथ में उसका व्यवहारिक पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष, वातावरण, देश, काल, क्या इस सब को मिला के देख रहे हैं? नहीं देखा जा रहा है।
तभी जब इसको तब देखेंगे जब हम विवाह को फिर से हम अब लौट चले, हम पुनः वापस मूल की तरफ हमको लौटना होगा। यह संस्कार है, विवाह को हम संस्कार मानेंगे। आज आप देखिए ना, विवाह का मुहूर्त कुछ और होता है और डीजे वाले जयमाल मंडप पर लड़के को आते आते सुबह के 3 बजे तक, 2-3 बजे तक तो लड़का मंडप पर आ जाता है। तो वो फोटो सेशन और वो नृत्य संगीत हावी हो गया। तो क्या हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं तो हम उसको आधी अधूरी जानकारी लेकर करेंगे तो वो तनाव में हम रहेंगे ही। वातावरण, व्यवहारिक पक्ष और सामाजिक को छोड़कर हम चलेंगे तो ऐसे ही तनाव में रहेंगे और मतलब दाम्पत्य हमारा सुखमय नहीं बीतेगा। कई बार हमने शादियां भी देखी है तो पूरी रात चलने वाली शादियां देखी है, और अब जो शादियां देखने को मिलती है, लगभग शादियां, वो मुझे लगता है कि 1 घंटे में उसका सारा सब कुछ हो जाता है। वो लंबी रातों के गीत, और वो हम लोग देख चुके हैं उसको, लेकिन अब वो चीजें देखने को नहीं मिलती है। अब तो कहीं भी जाती हूँ तो कब शादी हो गया, कब सिंदूरदान हो गया, पता ही नहीं। थोड़ी सी झपकी क्या लग गई रात में, सब सो ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पता चलता है शादी हो गई। और वो और उस 1 घंटे में भी जो रस्म करने वाली महिलाएं होती हैं या जो पंडित जी आते हैं विवाह का रस्म करवाने वाले, उनका ध्यान भी फोटोग्राफर, कैमरामैन, पंडित जी इधर देखिए, अच्छा हाँ इधर देखिए, तो रस्म क्या करें, उनका ध्यान तो कैमरे की तरफ होता है। तो आपका फोकस वो कहाँ है? क्या आप उस समय उसमें है? पूरी तरह से आपकी संलिप्तता है, एक संकल्प लेकर उस वो जो चीजें चल रही है, क्या आपकी मन स्थिति वैसी है? नहीं, आपकी मन स्थिति सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन में है, सिर्फ और सिर्फ उठ के स्टेज पे जाके डांस करने में है। तो जिस तरीके की चीजों को आप क्रिएट करेंगे तो फिर उसका फल तो वैसा ही आएगा ना। एनर्जी उसी तो तरह हमको मूल की तरफ लौटना ही होगा। जी, उसी तरह की बनेगी, बिल्कुल। सबसे जो महत्वपूर्ण है, आपने जानकारी दी कि लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, और भगवान सबके लिए अच्छा ही करते हैं। कुछ न कुछ अच्छा ही सोच के हर आदमी की जीवन होती है और आगे चलती है। बिल्कुल, हम लोग उनके अंश हैं ना, परमात्मा के ही अंश हैं, आत्मा है हम लोग सबके पास। वो परम आत्मा है, हम लोग आत्मा है। आत्मा को परम आत्मा बनाने के लिए वो हमको वो पुरुषार्थ देकर भेजे हैं कि आपको करना है। वह उसका एक क्रम है कि आप इस क्रम से होगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना, उसके लिए तप करना पड़ेगा। वो मतलब मन पर मतलब मन को अनुशासित करना होगा, बुद्धि को सहिष्णु बनाना होगा, शरीर को साधना होगा। ये है तप का क्रम। तो जब और उसमें कुछ यज्ञ, कुछ मंत्र और स्वयं के मंत्र स्वयं ही बनाने पड़ेंगे। विश्वामित्र ने अपना मंत्र लिया, वशिष्ठ ने अपना मंत्र लिया। आज क्यों हम उन्हीं के मंत्र को लेकर चलते हैं? हम लोग अपना मंत्र क्यों नहीं करते? एक टावर मंत्र आता है, हम लोग इसको विस्तार से आगे मंत्रों पर चर्चा करेंगे कि वहाँ क्यों हम हनुमान जी की जय, यही एक मंत्र हमारे लिए सब काम को सब पूरा करने वाला हो जाता है। राम दुहाई राम जानकी की, यह भी एक मंत्र का काम जो सब कुछ से हमारी रक्षा करने वाला हो जाता है। तो हमारे लिए कहाँ कोई क्लिष्टता नहीं है। हमें तो इतनी छूट दे गई है कि हम कुछ भी कहें, हमारे शब्द से वो किस सोच के साथ निकलता है, किस विचार हमारा जो उसमें थॉट क्या है, हम कुछ और उस समय हमारे शरीर, लेकिन वो स्थिति हमारी मन स्थिति क्या, सबको देख के वो तो हमारे सब मतलब एक शब्द हमारे मुख से निकला हुआ वह मंत्र बन सकता है। तो हम क्यों नहीं उस दिशा में काम करते हैं और भटकते हैं, भ्रम में, खुद भी भ्रम में रहते हैं, भटकाव में रहते हैं और उसके कारण तनाव में जाते हैं, मनोरोग में जाते हैं और उसका खामियाजा स्वयं तो भुगतते ही हैं, परिवार भी भुगतते हैं। तो अगला विषय हम लोग अगली बार ही सोच के रखेंगे। हाँ, अगली बार ही सोच के रखेंगे, क्योंकि अगली बार, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी बीच में यात्रा रहेगी तो नेटवर्क जैसा परमिशन देगा हम लोग उस हिसाब से विषय को रख लेंगे। जी जी जी, ठीक है ना।
और समाधान तो सारे सारे लोग चाहते हैं, और कई लोगों का मेरे पास लगातार आपके लिए कॉल आता है कि मेरा ये ग्रह चल रहा है, मेरे मेरे लिए ये स्थितियाँ बन रही है, उसमें समाधान चाहिए लोगों को। तो हम लोग फिर अगला देख लेंगे कि आपके साथ कैसी स्थितियाँ बनती है, फिर उसके अनुसार हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ हाँ, इसी फिर हम थोड़ा सा लोग वही मतलब जी 8-10 दिनों की मेरी बीच में यात्रा रहेगी, उस बीच में हम लोग देख लेंगे कि क्योंकि सुदूर गांव में भी मेरी यात्रा होगी, तो वहाँ नेटवर्क क्या परमिशन जी, देता है जी, हम लोगों को, तो हम लोग जी। अवश्य जुड़ेंगे और विषय भी हम लोग बीच में उसी हिसाब से निर्धारित कर लेंगे और आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे लोगों के मन में शंकाओं को दूर कर दिया आपने, और फिर मिलते मैं हैं। हम नहीं कि एक मतलब हम तो सिर्फ माध्यम बने हैं, ज्योतिष ही है। लोग अगर ज्योतिष के तो थोड़े जागरूक हो जाएं, स्वयं से जानने का प्रयास करें, तो उनको मेरे पास भी इस तरीके से सुनने की जरूरत नहीं होगी, स्वयं से उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है कार्यक्रम देखते-देखते बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान ज़रूर हो जाएगा। जी आप जी इतना बढ़िया से विस्तार से बतलाती हैं, हर एक पहलुओं को आप सामने रखती हैं, तो और बहुत सिंप्लीफाइड ढंग वो से। करना ही वो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज जिस हिसाब से ज्योतिष लोगों के बीच में है, हमारे थाली में जिस प्रकार का खाना होगा, हमको खाना वैसा ही तो समझ में आएगा। जी, तो हमारे लिए संतुलित भोजन क्या है, वह करने के लिए तो संतुलित भोजन के हर चीज को से लोगों को परिचय तो करवाना ही पड़ेगा ना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते।